मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में पिछले एक सदी से अगर हम कहें लगभग 130 वर्षों की यात्रा करके आज विषय एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन, अध्यापन और शोध के क्षेत्र में एक स्थापित विषय है। लोक प्रशासन शब्द को परिभाषित करने की बात करें या इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने की बात करें तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा, विभिन्न जो इस फील्ड में प्रैक्टिशनर्स हैं उनके द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। इसके अर्थ को, इसके क्षेत्र को विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया गया है। लोक प्रशासन शब्द में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, वह है लोक और प्रशासन। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन शब्द का अर्थ शाब्दिक रूप में जो लिया जाता है, सेवा करना हम कहते हैं, व्यक्तियों की देखभाल करना अथवा कार्यों की व्यवस्था करना। जब इस परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो वहां पर प्रशासन आ जाता है, अर्थात जहां पर हमारे समक्ष लक्ष्य होता है, जहां पर सहयोग के माध्यम से उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, वह उद्देश्य होता है, तो वहां पर प्रशासन आ जाता है। इसलिए जो प्रशासन शब्द है, यह जब से हमारी सभ्यता रही है तभी से प्रशासन किसी ना किसी रूप में हमारे समक्ष रहा है। व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है। अगर विषय के रूप में हम इसकी बात करें तो विषय के रूप में विद्वानों के द्वारा प्रशासन को विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। इसमें अगर हम बात करें जो एल.डी. वाइट हैं, उनका जो दृष्टिकोण है वो बात करते हैं, इसमें डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है एंड कंट्रोल ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्पस फॉर ए पर्पस। अर्थात यहाँ पर भी वह उद्देश्यों की बात करते हैं, जो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में लगे हुए लोग हैं उनके ऊपर किस तरीके से नियंत्रण रहता है और किस प्रकार से उसे निर्देशित और उसे इस सहयोग के माध्यम से उस पर्पस को अचीव किया जाता है, वो महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जो वॉल्डर की डेफिनेशन है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक इस प्रकार का सहयोगी मानवीय प्रयास है जिसमें कि बहुत ही उच्च स्तर की हम कहें रैशनैलिटी पाई जाती है, उनके द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा इन लोक प्रशासन को सहयोग की भावना, सामूहिक लक्ष्य, उद्देश्य, तार्किकता और जो एक सामूहिक सहयोग के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, उसके द्वारा प्रशासन को परिभाषित किया गया है। तो जो प्रशासन है उसके लिए अगर हम बहुत ही इन परिभाषाओं के आधार पर परिभाषित करते हैं या एक इसका अर्थ निकालते हैं तो उस अर्थ के हम कह सकते हैं कि जो वांछित उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति के लिए मानविक और जो भौतिक साधन है उनका संगठन तथा निर्देशन ही प्रशासन है। अर्थात हमारे पास में वांछित उद्देश्य हैं जिनको प्राप्त करना है, उसकी पूर्ति के लिए जो मानवीय और उसी के साथ साथ भौतिक साधन चाहिए, क्योंकि जहाँ पर छोटे रूप में प्रशासन की बात करें तो वहां पर ये मानवीय और भौतिक साधन कम में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे विस्तृत रूप से बात करते हैं तो यह विस्तृत रूप में मानवीय और भौतिक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए और इसी के साथ साथ उसमें निर्देशन भी होना चाहिए कि किस प्रकार से उस प्रशासन को, प्रशासनिक कार्यों को किया जाना है, वह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रशासन में इन सारे तत्वों
का होना आवश्यक है, और जब ये तत्व एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसे प्रशासन की संज्ञा देते हैं। प्रशासन को अगर हम दैनिक जीवन की बात करें कि कोई कार्य करना है जहां पर कुछ लोगों की आवश्यकता होती है, तो उन लोगों को जो कि वो एक छोटे से कार्य करने के लिए एकत्रित होते हैं, उनका एकत्रितकरण होना, जो लक्ष्य है उसको उसका सामने होना, उसको प्राप्त होना, और उन्हीं में से किसी के द्वारा जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी संसाधन जुटाए जाएंगे और उन्हीं के द्वारा निर्देशित करना, यह प्रशासन के अंतर्गत आता है। जब हम लोक की बात करते हैं, लोक प्रशासन की बात करते हैं, तो इसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, क्योंकि लोक, जहां पर लोक का अर्थ जनता से लिया जाता है, सार्वजनिक लिया जाता है। लोक अर्थात सार्वजनिक है, किसी विशेष के लिए नहीं, ना किसी विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष समूह के लिए, विशेष क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि एक विस्तृत रूप में सार्वजनिक रूप से किया जाने वाला जो भी कार्य है या उद्देश्य है, वो इसके अंतर्गत आता है। तो वर्तमान संदर्भों में जहां पर जो व्यवस्था है, वह उस व्यवस्था के तहत जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, वह लोग अब वर्तमान समय में राज्य के बड़े आकार होने के कारण उनका प्रतिनिधित्व उनके द्वारा जो चुनी हुई सरकार है उसके माध्यम से किया जाता है। अर्थात जनता अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से करती है। तो एक प्रकार से वह जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उस प्रतिनिधित्व करने के कारण जो जनता की शक्तियां हैं उनका प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान संदर्भों में जनता का जो पर्यायवाची है उसे सरकार के रूप में भी किया जाता है। अर्थात सरकार के द्वारा जो भी कार्य होते हैं, किए जाते हैं, वह लोक प्रशासन के तहत आते हैं, कि वो सार्वजनिक कार्य हैं जहां पर सभी का विकास उसका उद्देश्य होता है। जो इस प्रकार से जो लोक प्रशासन है उसका अर्थ अगर हम परिभाषित करें तो एक ऐसा प्रशासन जो सभी के लिए सामूहिक रूप से सरकार के द्वारा किया जाने वाला कार्य होता है, जहां पर सभी का विकास, सभी के हित पूरे होते हों, इस प्रकार का जो प्रशासन किया जाता है तो उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। और लोक प्रशासन को जो सरकार के द्वारा कार्य किए जाते हैं उसको अर्थ समानार्थी शब्द के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जो प्रशासन शब्द है जिसका हमने पहले अभी जिसे परिभाषित किया या जिसका अर्थ स्पष्ट किया, वह प्रशासन विस्तृत रूप लिए हुए है। विस्तृत रूप जहां पर छोटे समूहों का भी प्रशासन है, बड़े समूहों का भी प्रशासन है, और उसमें सरकार भी सम्मिलित है। परंतु जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो यह एक बड़े प्रशासन का, ये प्रशासन का एक अंग है। अर्थात प्रशासन में सभी क्रियाएं सम्मिलित हो जाती हैं, और जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो वह वाइडर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक अंग बन जाता है, जिसका अर्थ हो जाता है कि मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स, कि सरकार के सभी स्तरों पर कार्यों की व्यवस्था करना, उनकी देखभाल करना लोक प्रशासन के अंतर्गत लिया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से जो लोक प्रशासन है वह विस्तृत रूप लिए हुए है, और इस शब्द का प्रयोग किसी न किसी रूप में सभ्यता के विकास के साथ साथ ही किया जाने लगा है। अर्थात जैसे जैसे व्यक्तियों ने समूहों में रहना आरंभ किया तो उनके जो उद्देश्य थे, उस समूह के जो लक्ष्य थे, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों के द्वारा जब सामूहिक प्रयास किए गए और उसका निर्देशन भी किया गया, उसे उन्हें निर्देशन भी प्राप्त हुआ, और भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन जो थे उनका प्रयोग करते हुए जब उन उद्देश्यों को प्राप्त किया गया, तो इस प्रकार से लोक प्रशासन का हम कहें प्रयोग प्रारंभ से ही होता रहा है।
यद्यपि उसका स्वरूप जो है वो भिन्न भिन्न रहा है, परंतु यह व्यवस्था में विद्यमान हमेशा रहा है। अगर हम बात करें जहां पर जो प्लेटो अपने रिपब्लिक में बात करते हैं, जो दार्शनिक राजा की बात करते हैं, तो वह दार्शनिक राजा का जो कार्य है वह कार्य भी उसी सदशासन की तरफ इशारा करते हैं, उसी प्रशासन या लोक प्रशासन की तरफ बात करते हैं कि किस प्रकार से उसे बेहतर बनाया जा सकता है। उसी के साथ साथ जो कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में भी लोक प्रशासन को बहुत विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है और उन जो प्रशासन के कार्य हैं उन कार्यों को भी बहुत ही बारीकी से उसमें वर्णन किया गया है। मध्यकाल की बात करें तो जो मैकियावेली की रचना है, जो प्रिंस की रचना की गई है, उसमें भी जिस बात पर बल दिया गया है कि किस प्रकार से प्रशासन को प्रभावी बनाया जा सकता है, इन पर बल दिया गया। अर्थात लोक प्रशासन व्यवस्था के रूप में हमेशा से सभ्यता के साथ साथ विद्यमान रहा है। परंतु जब लोक प्रशासन की हम विषय के रूप में बात करते हैं, एक स्वतंत्र विषय के रूप में बात करते हैं, डिसिप्लिन के रूप में बात करते हैं, तो लोक प्रशासन एक नवीन विषय के रूप में उभर कर सामने आता है। यह एक ऐसा विषय है जिसकी यात्रा अभी छोटी है, छोटी इन द सेंस कि और विषयों की तुलना में, अगर हम राजनीति विज्ञान की तुलना में बात करें जो एक बहुत पुराना विषय है, जो पद्धतियों के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से एक समृद्ध विषय के रूप में स्थापित है, वहीं पर लोक प्रशासन अभी राजनीति विज्ञान से निकला हुआ एक ऐसा विषय है जो विभिन्न चरणों में के विकास से निकलता हुआ आज हमारे समक्ष है। लोक प्रशासन का उदय 19वीं शताब्दी के हम अंतिम समय की बात है कि जहां पर वुड्रो विल्सन के द्वारा प्रथम बार इस बात को महसूस किया गया कि किस प्रकार से लोक प्रशासन को राजनीति से पृथक करते हुए एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए, अध्यापन किया जाना चाहिए, शोध किए जाना चाहिए, उनके द्वारा बल दिया गया। और इसका जो प्रथम रूप से स्पष्ट दृष्टिकोण हमारे सामने आता है वह जो उनका लेख प्रकाशित हुआ था उसके 1887 में स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहां से इसका आरंभ माना जाता है। यद्यपि इस शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी में किया गया था, परंतु विषय के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में इसका उद्भव यहाँ से माना जाता है। इसके पश्चात जो गुडनाव की पुस्तक है उसमें भी उन्होंने इसी बात पर बल दिया कि जो लोक प्रशासन है वह राजनीति से भिन्न है, क्योंकि जहां राजनीति में लक्ष्यों की प्राप्ति प्रमुख उद्देश्य होता है, वहीं प्रशासन में उस लक्ष्यों को प्राप्त करने का यह एक महत्वपूर्ण साधन हो जाता है। तो जब ये महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर कर सामने आता है तो उसके लिए जो नीतियों का क्रियान्वयन है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो वुड्रो विल्सन के द्वारा जो द्विभाजन का अवधारणा को आरंभ किया गया था, इनको एफ गुडनाव के द्वारा भी उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ाया गया था। इसी संदर्भों में जब एल.डी. वाइट की जो पुस्तक आती है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में, वो भी इसी बात पर बल देती है कि जो लोक प्रशासन है उसमें जो एम्फसाइज उन्होंने किया था कि वो डायकोटॉमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसी पर उन्होंने बल दिया कि यह जो पुस्तक है यह पुस्तक लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, क्योंकि इस पुस्तक में जिस मानवीय पक्ष पर बल दिया गया था वो महत्वपूर्ण है। इसी के पश्चात जब लोक प्रशासन का विकास होता है तो अर्थात जो विद्वानों के द्वारा जिसे द्वितीय काल भी कहा जाता है, जिसे सुनहरा काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय पर लोक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का उदय हुआ और विभिन्न सिद्धांत
का विद्वानों के द्वारा प्रतिपादित किए गए, तो उनके परिप्रेक्ष्य में यह जो लोक प्रशासन विषय के रूप में स्थापित हुआ है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें जहाँ पर हम कहें जो विलोबी की पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इसके शीर्षक से ही स्थापित हो जाता है, उस पर जो बल दिया गया। इसी के साथ साथ जो और पुस्तकें इस काल में लिखी गई मूने एंड्रेले के द्वारा, हेनरी फ्योल के द्वारा, जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की, जिन्होंने स्थापना की कि किस प्रकार से लोक प्रशासन को और अधिक हम कहें कि तकनीकी रूप से इसे और समृद्ध बनाया जा सकता है। इसी काल में लोक प्रशासन के साथ जो नई पीढ़ी के विद्वान थे उनका जुड़ना महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसके पश्चात का जो काल आता है जहां पर इन सिद्धांतों को विद्वानों के द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, तो उसका अगला जो काल आता है उसमें इन सभी सिद्धांतों को लोक प्रशासन को चुनौतियां मिलती हैं कि जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है वह अभी स्थापित नहीं है, जो तथ्य हैं, जो सिद्धांत हैं, वो अब भी उतने महत्वपूर्ण नहीं है। जिसमें हम चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक की बात कर लें कि जो इस उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें वो बात करते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसके जो अभी तक के सिद्धांत बने हैं वो किन्हीं मुहावरों से कम नहीं है। हर्बर्ट साइमन के द्वारा लोक प्रशासन का एक दूसरा हम कहें आयाम प्रस्तुत किया जाता है, रॉबर्ट ए डहल के द्वारा इसका एक नया आयाम प्रस्तुत किया जाता है। तो अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो यह वह काल है जहां पर कि लोक प्रशासन एक उथल पुथल के समय से दूर से गुजर रहा है। पुरातनी जो सिद्धांत हैं उनको विद्वानों के द्वारा चुनौती दी जा रही है, और जो नए सिद्धांत हैं वो अभी संक्रमणकालीन अवस्था में है। तो इसलिए ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि संक्रमण काल है कि जहां पर दोनों के बीच में एक हम कहें कि अवस्था वैसी कि नयों का स्थापना चल रही है, पुरानों को चुनौती है और पहचान का संकट है, असमंजस्य का काल है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु इसके पश्चात जो उसमें क्षेत्र में लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य होता है, जहां पर कि नवीन लोक प्रशासन का उदय होता है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का उदय होता है, जहां पर विभिन्न व्यवस्थाओं के मध्य तुलना होती है और उन तुलनाओं के आधार पर राजनीतिक सिद्धांतों को, लोक प्रशासन के सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। लोक प्रशासन को और प्रभावी बनाने के लिए जो नवीन लोक प्रशासन के माध्यम से हम बात करें और नवीन लोक प्रबंध की हम बात करें, इसी के साथ साथ हम बात करेंगे इसमें जो नवीन लोक प्रशासन पे अभी हमने बात की, जिसने बात की थी मूल्यों की, जिसने बात की थी सारगर्भिता की, सामाजिक समता की बात करता है। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो लोक प्रशासन को एक अलग स्थान प्रदान करती हैं। इसी के साथ जो लोक प्रशासन के क्षेत्र को और अधिक परिभाषित करने के लिए और इसको और महत्वपूर्ण बनाने के लिए जो हमारे लोक प्रशासन के क्षेत्र में हनी प्रतिवेदन है, फिलाडेलिया सम्मेलन है, इसी के साथ मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस है, जो तीनों कॉन्फ्रेंस हुई हैं इस क्षेत्र में, और जो पहली कॉन्फ्रेंस 68 में हुई उसके पश्चात जो पुस्तक संपादित की गई थी, फ्रैंक मरेनी की जो पुस्तक है टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव 1971 में, ड्वाइट वर्ल्डो की पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिन्होंने कि लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में नवीन संदर्भों में परिभाषित करने का और स्थापित करने का प्रयास किया। यहीं से या इन पुस्तकों के माध्यम से, इन सम्मेलनों के माध्यम से नवीन लोक प्रशासन का उद्भव हमें देखने में आता है। जिस प्रकार से समाज की परिस्थितियां बदली हैं, उसी प्रकार से लोक प्रशासन का भी परिवर्तन आया, उसके क्षेत्र में परिवर्तन आया। जहां पर जो हम उदारीकरण की बात करें, भूमंडलीकरण की बात करें और इसी के साथ साथ प्राइवेटाइजेशन की हम बात करें, इनके माध्यम से जो समाजों में परिवर्तन आए, उन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी परिवर्तन कर दिया है। लोक प्रशासन के जब क्षेत्र की हम बात करते हैं तो इसमें विद्वानों के विभिन्न मत हैं, क्योंकि लोक प्रशासन अभी एक हम कहें विकास की अवस्था से गुजर रहा है, जहां पर
समय के साथ साथ बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार लोक प्रशासन के सिद्धांत बन रहे हैं, नई नई संकल्पनाएं साकार रूप ले रही हैं और उनको लागू किया जा रहा है। इसी संदर्भों में लोक प्रशासन की जब हम बात करते हैं या इसके दृष्टिकोणों की बात करते हैं, तो उसमें जो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण है कि किस प्रकार से जो लोक प्रशासन है उसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। जो लोक प्रशासन का जो अध्ययन है, अगर हम उस अध्ययन के व्यापक दृष्टिकोण से बात करें तो व्यापक दृष्टिकोण जिस बात पर बल देता है वो कहता है कि यह इसके अंतर्गत हमें जो व्यापक दृष्टिकोण है उसको अपनाया जाए, अर्थात नीतियों से संबंधित जो भी संगठन इससे संबंधित होते हैं उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। यद्यपि नीतियों का क्रियान्वयन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, परंतु जो इस मत के समर्थक हैं वो कहते हैं कि इसके अंतर्गत कार्यपालिका के साथ साथ जो व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, क्योंकि वह भी नीतियों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पर इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। जिसमें जो प्रमुख विचारक हैं, निग्रो हैं, एल.डी. वाइट हैं, मार्क्स, विलोबी और साइमन, ये विद्वान हैं लोक प्रशासन के, जो व्यापक दृष्टिकोण पर बल देते हैं कि लोक प्रशासन को अगर हमें इसके क्षेत्र को देखना है तो हमें व्यापक संदर्भों में लेने की आवश्यकता है, जिससे कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है जो नीतियों से संबंधित है उसमें नीतियों से जुड़े हुए जो सभी एस्पेक्ट हैं, आयाम है, उनको इसमें लिया जा सके। वहीं इसका जो एक दूसरा आयाम है जो बल देता है संकुचित दृष्टिकोण पर, यह जो संकुचित दृष्टिकोण है उसमें जैसे लूथर गुलिक जैसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि इसका क्षेत्र सीमित है, अर्थात इसके अंतर्गत जिस बात पर बल दिया जाता है उसका अर्थ है कि वहां पर संकुचित दृष्टिकोण केवल कार्यपालिका से संबंधित अध्ययन ही इसके अंतर्गत किए जाने चाहिए। तो ये जो अध्ययन है वो सीमित हो जाता है, अर्थात कार्यपालिका का जो कार्य है उसी का अध्ययन अध्यापन इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। परंतु जो इसका व्यापक दृष्टिकोण है जो बात करता है, जिसे हम कहें पोस्ट गॉर्ब का जो सिद्धांत है लूथर गुलिक के द्वारा जिसे स्थापित किया गया है, जिसमें वो बात करते हैं कि किस प्रकार से योजना बनाई जाए, प्लानिंग की जाए, किस प्रकार का संगठन हो और इसी के साथ साथ जो स्टाफ है वो किस प्रकार से कार्य करेगा, निर्देशन करेगा और इसी के साथ साथ जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, उस पर वो बल देते हैं, रिपोर्टिंग पर बल देते हैं और बजटिंग पर बल देते हैं। पोस्ट कॉर्प के जो उन्होंने अवधारणा है उसको स्पष्ट करते हुए इन सारे आयामों को लोक प्रशासन के अंतर्गत समाहित किया है कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है उसको इस संदर्भों में लिए जाने की आवश्यकता है, अर्थात उसमें योजना कैसे बने, उसका संगठन कैसा हो, किस तरीके से जो काम करने वाले उसमें कार्मिक हैं का समन्वय कैसे बने, रिपोर्टिंग कैसे हो, निर्देशन कैसे हो और बजट को भी उन्होंने सम्मिलित किया है। अर्थात लोक प्रशासन के दृष्टिकोण से इस दृष्टिकोण को बहुत व्यापक दृष्टिकोण में लिया जाता है, जहां पर कि इन सभी दृष्टिकोणों पर चर्चा की जाती है। जो लोक प्रशासन का एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण है लोक कल्याणकारी राज्य का। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो इस बात पर बल देता है कि जो वर्तमान का लोक प्रशासन है वह लोक प्रशासन हम कहीं जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं है, वह उसकी सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का भी एक साधन है। अर्थात समाज में परिवर्तन, आर्थिक रूप से विकास, राजनीतिक रूप से चेतना जागृत करने का जो प्रशासन है, लोक प्रशासन है, वह उसके लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि वर्तमान में जो प्रशासन है उसका दृष्टिकोण व्यापक है। वह लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। लोक कल्याणकारी राज्य अर्थात जहां पर राज्यों के कार्य
केवल नियामक कार्यों से सीमित नहीं होकर पुलिस राज्य की अवधारणा को से परिवर्तित करते हुए या उसको विस्तारित करते हुए, जहां पर समाज में समावेशी अवधारणा को समाहित करते हुए सभी लोगों के विकास की बात करते हैं, समाज के सभी वर्गों के विकास की बात करते हैं, जिनको की सरकार के सहयोग की समर्थन की आवश्यकता होती है, उस पर बल देते हैं। तो उन संदर्भों में जो लोक प्रशासन है, वहां पर उन लोक कल्याणकारी राज्यों की जो अवधारणा है उसको साकार या मूर्त रूप प्रदान करने के लिए इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अर्थात लोक प्रशासन केवल सीमित कार्यों तक ना सीमित होते हुए, उसका क्षेत्र सीमित ना होते हुए उसे व्यापक दृष्टिकोण से लिए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो कि जैसे कि एल.टी. वाइट कहते हैं कि लोक प्रशासन को हम अच्छी जिंदगी के लक्ष्य की प्राप्ति का साधन मानते हैं, क्योंकि यह लोगों को एक बेहतर जीवन प्रदान कर, जीवन जीने में, जीवन की गुणवत्ता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम करता है। तो जब यह साधन के रूप में काम करता है तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं प्रमुख रूप से उभर कर सामने आ रही हैं, वहीं पर लोक कल्याण की राज्य की अवधारणा भी अधिक से अधिक साकार रूप ले रही है। तो इन संदर्भों में लोक प्रशासन का जो दायरा है, उसकी जो अवधारणा है, वह अब एक व्यापक दृष्टिकोण में आ जाती है और उसी का परिणाम है कि यह और प्रमुख होती जा रही है। तो इस दृष्टिकोण से लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वह परिवर्तित है, यद्यपि विद्वानों का भिन्न भिन्न मत इसमें दिखलाई देता है। क्योंकि जैसा कि लोक प्रशासन के जब हम स्वतंत्र विषय के रूप में इसके उद्भव और विकास की बात करते हैं, तो अभी यह नया विषय है, जहां पर कि इसके क्षेत्र में पद्धतियों के ऊपर विद्वानों में मतभेद है और यह धीरे धीरे विकास की यात्रा को पार कर रहा है। परंतु यह भी सत्य है कि लोक प्रशासन बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए, राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, राजनीति के जो उद्देश्य हैं राज्य के द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं, सरकारों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में कार्य करता है, सहायता प्रदान करता है, उन नीतियों को धरातल पर उतारता है जिनका निर्माण सरकार के द्वारा, व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किया जाता है। अर्थात यह अपने आप में जहां पर एक क्रिया के रूप में सामने आता है, जहां एक एक्टिविटी के रूप में सामने आता है, वहीं यह एक प्रक्रिया के रूप में भी सामने आता है, जिसके माध्यम से जो राजनीतिक लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से लोक प्रशासन का जो अर्थ और दृष्टिकोण है वह व्यापक हो रहा है और उसी को स्वीकार्यता मिल रही है, और इसमें जो वर्तमान समय में परिवर्तन आ रहा है उन परिवर्तन को साथ लेकर आज यह अपने विकास की यात्रा में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।